हेलो दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमारी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे दुनिया के शायद सबसे सक्सेसफुल सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन के बारे में। सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो नेशन स्टेट्स हैं वो अपनी सोवरेनिटी के जो कुछ कोर एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें से कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन को सरेंडर करते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, जिसमें कि वो ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली सारी कंट्रीज़ को साथ में लेकर चलती है उन पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए। ये कहीं ना कहीं बेहतर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डेवलपमेंट के में एक अहम रोल निभा सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी होते हैं बिकॉज किसी भी कंट्री के लिए जो उसके सोवरेनिटी के एस्पेक्ट्स हैं, चाहे बॉर्डर कंट्रोल्स हो, चाहे उसकी जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, करेंसी पॉलिसी, बड़ा एक अहम रोल निभाती है। तो उसे सरेंडर कर देना विलिंगफुली बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अक्सर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होता है वो बड़ा डाइसी होता है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन हो पाना। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ना कि क्रिएट हुई और काफ़ी सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है, कई सारे चैलेंजेस के बावजूद, कई सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, सेटबैक्स के बावजूद, जिसमें सबसे बड़ा सेटबैक अभी ब्रेग्जिट के तौर पे देखने को मिलता है। तो आज हम बात करते हैं ईयू के बारे में। ईयू किस तरह से काम करती है, उसके सामने क्या मेजर चैलेंजेस हैं, उसके क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या फेलियर्स हैं। ईयू की अगर हम बात करते हैं तो ईयू बेसिकली एक बड़ा यूनिक इकोनॉमिकल पॉलिटिकल पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है जो कि यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज़ के दरमियान है, जिसकी कंबाइंड जो एरिया है वो तकरीबन 4 करोड़ 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे मुश्तमिल है और जिसकी आबादी तकरीबन 447 मिलियन है। अपने आप में एक बड़ी ताकत। खास बात ये कि आबादी या एरिया को आप छोड़ दें, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा हाई डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्रीज़ में से कुछ हैं वो इस इलाके में हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की दो जो कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, वो इस इलाके में हैं। जो दुनिया की इंडस्ट्रियल पावर्स में से कुछ हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी इस इलाके में है। तो ये वो इलाका है जो दुनिया का एक तरह से आप कह सकते हैं G7 G8 का कोर इलाका ये इलाका है। तो ये जो रीजन है कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे प्रॉस्परस हाईली डेवलप्ड एरिया है और इसका जो बेहतर इंटीग्रेशन और इसके बेहतर डेवलपमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन को कहीं ना कहीं फाउंड किया गया। यू के मेंबर्स, जिसमें माइनस यू के अगर हम कर देते हैं आज की तारीख में, तो ये दुनिया की आबादी का 5.8% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और टोटल जीडीपी का 27% हिस्सा इसके नीचे आता है कहीं ना कहीं, जो कि तकरीबन $20 ट्रिलियन के आसपास बनती है। ईयू का जो बेस है ये बेसिकली रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं इनने अपनी सॉवरेनिटी कुछ एरियाज़ में कुछ कॉमन इंस्टीट्यूशन को, जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक को जो करेंसी और फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वो सरेंडर करी, बॉर्डर कंट्रोल यूरोपियन बॉर्डर अथॉरिटी को सरेंडर किया जिसमें उनको रिप्रेजेंटेशन है उन अथॉरिटीज़ में। लेकिन सरेंडर करने के पीछे एक एम है, वो कॉमन बेनिफिट है कि यूनाइटेड यूरोप से जो कॉमन बेनिफिट उनकी इकोनॉमी को होंगे या उनकी सोसाइटी को होंगे वो अटेन करना। साथ के साथ में अपने जॉइंट इंटरेस्ट को परस्यू करने की एक भावना, जहाँ पे ज़्यादातर डिसीजन कंसेंसस से लिए जा सकें और जिसका जो बेसिस होगा वो ट्रीटी है, वो रशियन ट्रीटी है जो हर यूरोपियन कंट्री ने रेक्टिफाई की है, जिसका मेन मकसद एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड यूरोप है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े और जो यूरोप को एक बेहतर और डेवलप्ड रीजन के तौर पर आगे बढ़ाए और साथ में वॉर्स ना होने दे यूरोप में फ्यूचर हो। आप देखेंगे यूरोप बड़ा अनस्टेबल इलाका रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक, लगातार वॉर्स के दौर, 100 ईयर्स वॉर, 7 ईयर्स वॉर, नेपोलियनिक वॉर्स, फ्रैंको पर्शियन वॉर्स, ऑस्ट्रियन फ्रैंको ऑस्ट्रेलियन वॉर्स, ब्रिटिश फ्रेंच वॉर्स, स्वीडन वर्सेस फ्रांस एंड रशिया। मतलब यूरोप एक पॉलिटिकली अनस्टेबल इलाका रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये क्यों हुआ? बिकॉज जो मिसट्रस्ट था यूरोपियन नेशंस में, एक इकोनॉमिक कंपटीशन की भावना थी यूरोप के अंदर कि ना जैसा नेचुरल रिसोर्स पे हमारा कब्जा हो, कॉलोनियल इंटेंशंस जो थे, इनके कारण कहीं ना कहीं यूरोप में एक हमेशा कंपटीशन रहा जिसने वॉर्स को प्रमोट किया और यूरोप के अंदर पीस को होने से रोका। यूरोपियन यूनियन इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना चाहता है बिकॉज एक इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड कॉपरेशन करने वाला रीजन शायद वॉर में कभी नहीं जाएगा एक दूसरे के अगेंस्ट, बिकॉज एक इंटीग्रेटेड रीजन में जब आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट साथ में अलाइंड हो जाते हैं तब वॉर की जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं बिकॉज आप डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन उस चीज़ को अचीव करना चाहता है। इसका जो मेन फोकस है वो एक सिंगल मार्केट क्रिएट करना है जो कि 4 फ्रीडम पे मुश्तमिल है। फ्रीडम मूवमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, पर्सन एंड सर्विसेज। बेसिकली आप एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिकल मार्केट क्रिएट करना चाह रहे हैं जो दुनिया में बढ़ती हुई ताकत। देखिए यूरोपियन यूनियन का जो राइज है 21st सेंचुरी में वो दौर है जब दुनिया की वर्ल्ड पावर चेंज होना शुरू होती है। रशिया का पतन हो जाता है 1990s में, अमेरिका वर्ल्ड पावर के तौर पे आता है, यूरोपियन यूनियन की ताकत कम होने लगती है, एशियन पावर्स की राइज होती है। तो यूरोपियन यूनियन का मेन मकसद दुनिया की पॉलिटिक्स में उस रीजन की ताकत को बरकरार रखना जो किसी जमाने में दुनिया पर राइज करता है, साइंटिफिकली हो चाहे इकोनॉमिकली हो। तो इसीलिए आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन का जो मेजर थ्रस्ट है वो एक बड़ा यूनाइटेड मार्केट क्रिएट करने में है जो दुनिया की बदलती हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में ईयू को रिप्रेजेंट कर सके। ईयू क्यों?
EU को बनाने का जो मेन मकसद है, पहला अपने मेंबर स्टेट के बीच में पीस बिल्ड करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, जो वॉर्स होती रही हैं यूरोप में हिस्टोरिकली, उससे इस रीजन को प्रिवेंट करना। साथ में ये छोटी कंट्रीज के लिए एक फायदेमंद साबित है। यूरोप में कई सारी छोटी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इन कंट्रीज की ग्लोबल से नहीं है वर्ल्ड में आज की तारीख में। अगर आप कहें ऑल दो हाई डेवलपमेंट इंडेक्स है, अच्छी लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऐसा कोई रोल नहीं निभा रहे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक फायदा उन्हें देता है। ये फायदा उन्हें देता है कि अब जब EU के मेंबर बनते हैं, आप एक कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन के मेंबर बनते हैं, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन कंट्रीज की भी से बढ़ती है। ये इनका फायदा है। आप थ्रू EU अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल सिनेरियो में। तो ये चीज़ यहाँ इसके फायदे में साबित होती है, इन कंट्रीज के फायदे में साबित होती है। यूरोपियन कंट्रीज को साथ में लेकर आना एक प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन की फील्ड में, खासकर सिक्योरिटी और पीस को इंश्योर करने के लिए इस रीजन में, ताकि वॉर्स ना हो सकें। इकोनॉमिकल और सोशल सॉलिडेरिटी और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना, ताकि यूरोप के अंदर इक्वल डेवलपमेंट हो सके, सोशल सेक्टर मजबूत हो सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे यूरोपियन सिटीजन्स की। यूरोपियन वैल्यूज को बढ़ावा देना। क्या है यूरोपियन वैल्यूज? क्या ईस्ट यूरोपियन वैल्यूज है? नहीं। वेस्ट यूरोप की जो वैल्यूज रही, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई, फ्री मार्केट, लिबरलिज्म, रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, ओपन मार्केट इकोनॉमी, पर्सनल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये चीज़ों ने कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की जो आज की रूपरेखा है उसको प्रेरित किया, या उसका बेसिस क्रिएट किया, या वो अचीव वो करना चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट, वॉर को अनथिंकेबल बना देना। जब आपकी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड होगी, कॉमन बॉर्डर्स होगी, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड होगा, इंटरेक्शन इस लेवल का होगा, तो वॉर का सोच नहीं सकते। और मेन चीज़ है पीस अटेन करना। साथ के साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, चाहे वो कोल हो चाहे स्टील, उसको इस तरह से मैनेज करना कि वो लार्जर गुड में फायदा हो। अब एग्जाम्पल है, जर्मनी के पास कोल है, ठीक है, फ्रांस के पास स्टील है, इंडस्ट्रीज हैं। अब कोल आप कहीं और से मंगवा रहे हैं, आप कंपटीशन कर रहे हैं, नहीं जी भाई, अननेसेसरी कंपटीशन। या मैं भी स्टील बनाऊं, तुम भी स्टील बनाओ, अननेसेसरी कंपटीशन होगा। आप चाइना से कौन से कॉम्पीट करेंगे? एयरबस जहाज जो बनता है उसका क्लासिक एग्जांपल, एयरबस जो है वो फ्रांस में जो है उसको असेंबल किया जाता है। कुछ हिस्से उसके ब्रिटेन में बनते हैं, कुछ उसके बेल्जियम में बनते हैं, कुछ उसके जर्मनी में बनते हैं। ये एक सिंबल है एयरबस जो कंपनी है, यूरोपियन यूनिटी की या यूरोपियन कॉपरेशन की, ताकि आप दुनिया में इकोनॉमिक जो बदलता हुआ चाइना का राइज है, इससे आप चाइना का राइज है, अमेरिकन हेजेमनी, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकें, उसको चैलेंज कर सकें, आप अपने रीजन के सेफ गार्ड्स को इंश्योर कर सकें। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1951 में होती है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के तौर में, जिसमें इनिशियली फ्रांस, वेस्ट जर्मनी का पार्टीशन हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ। ईस्ट जर्मनी सोशलिस्ट था, ये कैपिटलिस्ट था, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग बहुत छोटी कंट्री, बट आपको जान कैसे होगा दुनिया के सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक है, बिकॉज वहाँ का बैंकिंग सिस्टम बड़ा सीक्रेटिव है, जैसे कि स्विट्जरलैंड का है, तो कहीं ना कहीं उसे बैंकिंग पैराडाइज के तौर पे देखा जाता है, और बाद में यूके से ज्वाइन करता है। इसका मेन मकसद ये था, स्टील और कोल, एनर्जी के लिए कोल चाहिए उस दौर में, स्टील चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो अननेसेसरी कंपटीशन इन कंट्रीज के बीच में ना हो, और एक कॉमन एजेंडा लेके आप कॉमन गोल्स लेके आगे बढ़ें इस इंडस्ट्री में, और एक कोऑर्डिनेटेड वे में आप इस इंडस्ट्री को डेवलप करें। जैसे यूरोप को जो रिकंस्ट्रक्शन में ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, एनर्जी और स्टील, ये आगे बढ़े, ताकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में अननेसेसरी कंपटीशन से बचा जा सके। मार्च 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम होती है, जिससे यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन बनता है और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन कम्युनिटी बनती है, जहां इकोनॉमिक कमीशन का मकसद था बेटर इंटीग्रेशन, ट्रेड बैरियर्स को हटाना, बॉर्डर कंट्रोल को इस तरह करना कि जो गुड्स हैं उस पर एक्स्ट्रा टैक्स ना लगे, डबल टैक्सिंग को रोकना, कस्टम यूनियन करना, ताकि यूरोप जो है वो एक, ये खासकर वेस्ट यूरोप उस दौर की मैं बात करूं, वेस्ट यूरोप एक मजबूत इकोनॉमिक ब्लॉक के तौर पर सस्टेन कर पाए। वहीं एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो मकसद था वो प्रोलिफरेशन को रोकते हुए ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्री के नीचे जो एटॉमिक एनर्जी का फायदा है एनर्जी की फील्ड में पीसफुल वेज में, वो यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचाना। इनिशियली इसके अंदर 6 नेशन थे। 1973 में आयरलैंड, डेनमार्क और यूके इसको ज्वाइन करता है। इसका जो मेन एम था वो ट्रेड बैरियर्स को हटाना था, बेटर इंटीग्रेशन करना था यूरोपियन मार्केट्स का, स्ट्रेंथन करना था यूरोपियन पोजीशन को ग्लोबल ट्रेड के अंदर, जो कंपटीशन उसको अमेरिका से मिल रहा था उस दौर में। साथ के साथ अननेसेसरी ट्रेड वॉर जो आपस में ही होती है उससे बचना था, ताकि यूरोप एक साथ चले, आपस में ना लड़े मेंबर स्टेट्स के बीच में। 1981 में ग्रीस उसे ज्वाइन करता है, 86 में स्पेन एंड पर्टिकुलर ज्वाइन करता है। 1992 तक एक साथ में ये लोग एक डेडलाइन सेट करते हैं 1990s के एंड में, जब कोल्ड वॉर का पतन होता है, अमेरिका का राइज होता है। ये वो दौर है जब यूरोप बड़ा अनस्टेबल होता है, कई नई कंट्रीज का राइज होता है, जो सोवियत यूनियन की एक्स कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लाटविया, जॉर्जिया, यूगोस्लाविया के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनती है, तो यहाँ से यूरोप की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं खतरे में आने लगती है। तो यहीं से एक एजेंडा ये कमीशन सेट करता है, जो होता है कि भाई 1992 तक हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि 1992 तक एक इंटीग्रेटेड यूरोपियन मार्केट क्रिएट किया जा सके। 1992 में मास्ट्रिक्ट की ट्रीटी होती है, जो यूरोपियन कमीशन को EU के तौर पर रीचार्टर्ड करती है। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के बेसिकली 3 पिलर थे कॉपरेशन की फील्ड में। पहला, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करना,
यूरोप का एक पॉलिटिकल सेट एजेंडा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, कॉमन लॉज हो इन फील्ड ऑफ बॉर्डर कंट्रोल्स, सिविलियंस को कॉमन राइट मिले, बॉर्डर कंट्रोल हटे, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड सिटीजन्स हो सके, इकोनॉमिक मार्केट का इंटीग्रेशन ताकि अमेरिका को चैलेंज किया जा सके। उस समय चाइना का राइज होना शुरू हो जाता है तो आप उसका सामना कर सके। जुडिशियल यूरोपियन कोर्ट हो जो इंश्योर करे हर यूरोपियन सिटीजन को बराबर के राइट्स मिले, जो आर्बिट्रेशन का इशू है स्टेट्स के बीच में वहाँ सॉल्व हो सके। 1999 में ईयू को लॉन्च किया जाता है जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के तहत सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। ईयू का लॉन्च एज अ सेंट्रलाइज करेंसी 1999 में किया जाता है जो यूरोजोन क्रिएट करता है जिसमें डेनमार्क और यूके शामिल नहीं होते। देखिए एक कॉमन करेंसी से क्या होगा, कॉमन करेंसी से आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग पावर बढ़ेगी कि स्ट्रॉन्ग कॉमन करेंसी जिसको पूरा कॉन्टिनेंट बैक करेगा वो आपकी जो कैपेसिटी है इकोनॉमिक ट्रेड में वो बढ़ाएगी। साथ के साथ आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है वो सॉर्ट आउट होगा और जो कंट्रीज बाद में इसकी मेंबर बनती, खास करके 90s के बाद आप देखेंगे जब सोवियत यूनियन का पतन होता है कई सारी कंट्रीज अर्ली 200 में और लेट 200 में मतलब फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी में ईयू को ज्वाइन करती है, चाहे एस्टोनिया हो, चाहे लातविया हो, चाहे जॉर्जिया हो, जिनका मेन मकसद ईयू का मार्केट का इंटीग्रेटेड मार्केट का फायदा उठाना था, ईयू की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का फायदा उठाना था। और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज करेंसी यूरो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले को सॉर्ट आउट करती है, इन्फ्लेशन को सॉर्ट आउट करती है और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक क्राइसिस है या फॉलआउट्स हैं स्टेट्स का उन्हें जो वीक स्टेट्स यूयू के उन्हें प्रिजर्व करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर इशू था। यूरो जोन की जो कंट्रीज थी ने यूरो को एज अ करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया जिससे बेटर इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन हुआ, ट्रेड आसान हुआ, ट्रेड रिलेशनशिप सुधरे। इसके साथ शेंगेन जोन बनता है। शेंगेन जोन क्या है? शेंगेन जोन का मतलब ये है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके जो सिटीजन्स हैं अपने बॉर्डर एरियाज में आसानी से जा सकते हैं। और मान लेगा फ्रांस किसी इंडियन को वीज़ा देता है तो वो शेंगेन वीज़ा अगर वो देता है तो यूरोप की सारी कंट्रीज़ के लिए लागू है। वो बंदा अगर फ्रांस में उतरता है तो उसको बेल्जियम जाने के लिए दोबारा से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। शेंगेन वीज़ा कॉमन वीज़ा जोन है शेंगेन जोन का। साथ के साथ फ्रांस का सिटीजन बिल्कुल उसी हक से ब्रिटेन में जाके जॉब कर सकता है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठा सकता है, सोशल सिस्टम का फायदा उठा सकता है। इसने सबसे ज़्यादा फायदा दिया जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी या सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज थी जो बाद में ज्वाइन करती ईयू में। लेकिन इसी ने कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चैलेंज भी शामिल किया ईयू के सामने, बिकॉज इसने नेशनलिस्ट फीलिंग को राइज दिया। ब्रिटेन जैसी कंट्री को लगने लगा, वहाँ के नेशनलिस्ट को लगने लगा, राष्ट्रवादी लोगों को लगने लगा कि रोमेनिया जैसी कंट्री जो है यहाँ के लोग इसका फायदा उठा के हमारे सेटल डाउन होते हैं, जॉब्स करते हैं, हमारे जॉब्स खा जाते हैं, हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम पे बोझ बनते हैं और कहीं ना कहीं हम उनका बोझा उठा रहे हैं। तो मतलब यहाँ से वो नेशनलिज्म एंटी इमिग्रेंट फीलिंग की शुरुआत भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। शेंगेन जोन में बॉर्डर कंट्रोल नहीं है, ईयू नेशंस के बीच में कस्टम कंट्रोल्स नहीं है, कॉमन कस्टम एरिया है, पुलिस जो है वो कोऑर्डिनेट करती है ताकि आसानी से बेहतर कन्वेंशन हो सके और फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड ट्रेड्स है जिससे कि कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेटेड मार्केट बनता है। लिस्बन ट्रीटी 2007 की जो थी इसने ईयू के तीनों पिलर्स को मर्ज करते एक सिंगल यूनाइटेड सिस्टम बनाने की कोशिश की, एक लीगल पर्सनैलिटी के तौर पर ईयू को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जिसका मेन मकसद जो था एक कॉमन यूरोपियन कम्युनिटी बनाना था जो यूरोपियन प्रिंसिपल से बेस हो, जो यूरोपियन मार्केट को स्ट्रेंथन करने के तौर पे आगे बढ़े। बेसिकली जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये 3 पिलर्स पे बेस था, 3 लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसेस के तौर पर। इसने बेसिकली एक नया सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो केवल कॉपरेशन नहीं चाहता, जो लीगल अथॉरिटी रखता है। पहला एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस, ये हमारे इंडिया में जिस तरह से जो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसी की तरह है। जो एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस है उसके अंदर वो इलाके आते हैं जिसमें ईयू का पूरा अधिकार है। वो कस्टम के मामले हैं, कस्टम यूनियन है जो मतलब ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है आउटसाइड, बॉर्डर कंट्रोल है, करेंसी है, फिशरीज है, कॉमन फिशरी पॉलिसीज ईयू के फ्री सीज में ईयू की सारी कंट्रीज पे कॉमन अधिकार फिश का किस तरह से, कमर्शियल ट्रेड पॉलिसीज किस तरह से आप ग्लोबल लेवल पे अपनी पॉलिसीज को इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे कॉमर्स एंड ट्रेड में, वो चीज़ें। शेयर्ड कॉम्पिटेंस जो ईयू और उसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो मिलकर शेयर करते हैं, जैसे इंटरनल मार्केट कि मैं डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह के टैक्स लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। सोशल पॉलिसीज, पेंशंस, हेल्थ ये हम डिसाइड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, डेयरी हम डिसाइड कर सकते हैं। साथ में अगर आपका देश कमज़ोर है जैसे सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज़ हैं, ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उन्हें मदद देना ताकि उनकी एग्रीकल्चर डेयरी मजबूत हो सके, ये वो डिसाइड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, यूरोप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंटीग्रेशन करना साथ में स्टेट चाहे तो खुद डिसाइड कर सकते हैं। एनर्जी की फील्ड में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी को प्रमोट करना दोनों देशों के बीच में जॉइंट है। डिफेंस, ज़्यादातर जो यू के मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं नेटो के भी मेंबर हैं, तो नेटो के मेंबर होने के कारण वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का ऑपरेटर्स भी इसमें आ जाता है, साथ में आपकी इंडिविजुअल पॉलिसीज भी सिक्योरिटी हो सकती है, तो ये शेयर्ड होता है। सपोर्टिंग कॉम्पिटेंस ये मेंबर स्टेट के पास में आता है जिसमें हेल्थ, इंडस्ट्री, कल्चर, टूरिज्म, एजुकेशन, सिविल प्रोटेक्शन ये स्टेट की अथॉरिटी है, वो डिसाइड करे कि वो कैसे करे। तो कहीं ना कहीं ये एक आपने एक फेडरेशन, एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी
जहां पे आपने सर्टेन पावर है ईयू को दे दी, सर्टेन शेयर रखी और सर्टेन नेशन स्टेट्स अपने पास रखी। तो यहाँ सोवरेनिटी सरेंडर की जा रही है कुछ फील्ड में, और जब एक नेशन उसको अपने लार्जर इंटरेस्ट में सोसाइटी के देता है वो बड़ा मुश्किल होता है रीजन के, बड़ा कहीं ना कहीं यहीं से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल होना शुरू होती हैं। ईयू ने उसको सप्रेस करते उस फीलिंग को, उस पर आगे बढ़ा। यही कारण है कि ईयू एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कहीं ना कहीं हमें देखते हुए मिलता है। अब ईयू कैसे काम करता है भाई, जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक उसका फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। तो ईयू के बेसिकली 3 विंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। जो एग्जीक्यूटिव विंग है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक है यूरोपियन काउंसिल, एक है यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन काउंसिल जो है, इसमें यूरोपियन यूनियन के जो 28 हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो काम करती है, इसका जो मेन मकसद जो होता है वो क्या है, यूरोपियन काउंसिल का जो मेन मकसद है, जो यूरोपियन यूनियन का एजेंडा है वो डिस्कस करना, वो सेट करना, उन इश्यूज पे जो यूरोप को कंसर्न करते हैं, यूरोप ग्लोबल स्टैंड को कंसर्न करते हैं, उनको डिस्कस करना, ताकि वो यूरोप का जो यूरोपियन यूनियन का जो एजेंडा मेकिंग प्रोसेस उसमें शामिल हो सके। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं उस पिरामिड का हेड है। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है, यूरोपियन यूनियन की जो बैंक है वो फ्रैंकफर्ट में है, लग्जमबर्ग में कोर्ट ऑफ जस्टिस है, दिखाता है डिसेंट्रलाइजेशन, अलग अलग इलाकों में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। यूरोपियन कमीशन डे टू डे फेस है यूरोपियन यूनियन का। 28 के जो देश हैं, जिसमें ब्रिटेन को आप हटा दें 27 हो जाएंगे, ये जो देश हैं ये क्या करते हैं, ये जो 27 देश हैं ये क्या करेंगे, ये एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, यहाँ की गवर्नमेंट की एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी जो डे टू डे काम जो है यूरोपियन यूनियन का उसको हैंडल करेंगे। लेकिन इन रिप्रेजेंटेटिव्स को यूरोपियन पार्लियामेंट से अप्रूवल दिलाना जरूरी है, चेक एंड बैलेंसेस से कहीं ना कहीं। ठीक है, आप यूरोपियन काउंसिल ने यानी लीडर्स ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव कमिश्नर्स के तौर पर सेट डाउन कर दिए, लेकिन इनको अप्रूवल के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट पर जाना है, तो आपको पैन यूरोपियन आपको परमिशन चाहिए मेंबर्स करने के लिए, बराबर हर इस कंट्री का एक मेंबर। तो कहीं ना कहीं किसी कंट्री की इसमें मतलब डोमिनेंस ना सेट डाउन हो जाए, वो करने की कोशिश। बेसिकली जो यूरोपियन कमीशन होते हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं जिन्हें पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होता है, ये प्राइमरी एग्जीक्यूटिव पावर हैं। ये डे टू डे वर्क देखते हैं, ये दुनिया के सामने यूरोप का एजेंडा सेट करते हैं, ये फॉरेन विंग की तरह काम करते हैं, और यही कहीं ना कहीं इसके बजट को मैनेज करते हैं, पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट करते हैं, यही पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करवाते हैं, यही देखते हैं कि पॉलिसीज़ और जो एजेंडाज लीडर्स ने सेट किया काउंसिल में वो प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट ये डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, हर कंट्री की आबादी के लिहाज से अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग सीटें मिली हुई हैं। अब भाई मान लो कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर जाएगा तो वहाँ किस पार्टी का मेंबर रहेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर्स होते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, ये आइडियोलॉजी के हिसाब से डिवाइडेड है, मतलब इनके ग्रुप्स बने हुए हैं। जो यूरोप की तमाम कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं, चाहे ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी हो, चाहे वो जर्मनी की कंजर्वेटिव पार्टी हो, वो एक तरफ बैठेंगे। जो तमाम लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टीज, उनका एक अलग कॉकेसस बना हुआ है। जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीज, उनका अलग कॉकेसस है। लेफ्ट विंग पार्टीज का अलग कॉकेसस है। तो मतलब एक तरह से वहाँ पे भी ग्रुपिंग्स हैं, और ये ग्रुपिंग्स काम करती हैं आइडियोलॉजिकल बेस पे। तो एक तरह से ये यूरोप के जो आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसको रिप्रेजेंट करती हुई हमें दिखती है। यूरोपियन पार्लियामेंट के जो तकरीबन जो मेंबर्स हैं, इनका मतलब क्या है ये बताइए। चलिए, हमने बात कर ली है, 751 डायरेक्टली इलेक्टेड है, हमने बात कर ली। लेकिन एक सिंपल सा सवाल यहाँ उठता है कि ये करते क्या हैं। ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ये जो लॉज बनाता है कमीशन काउंसिल की लीडरशिप में, उनको अप्रूव करना, उनको डिसअप्रूव करना, बजट्स को डिस्कस करना, बजट को अप्रूव करना, ये इनका काम है। और कहीं ना कहीं एक मॉरल अथॉरिटी दिखाते हैं, कहीं ना कहीं विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं यूरोप को कलेक्टिवली। साथ में जो लॉ ड्राफ्ट किए जाते हैं कमीशन को, वो जब तक ये अप्रूव नहीं करते तब तक वो लॉज नहीं होते। तो एक पैन यूरोपियन अथॉरिटी जो पीपल के विल को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ दिखती है, जो कॉमन गोल्स पे अपनी काम करते हुए यूरोप में एक चेक एंड बैलेंस रखती है कमीशन के ऊपर, और साथ के साथ एक लेजिस्लेटिव विंग की तरह काम करती है। लेकिन अनलाइक अलग अदर पार्लियामेंट्स, लॉज यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर्मुलेट नहीं करती, वो लॉ ड्राफ्ट कमीशन करता है और यूरोपियन यूनियन के सामने रखता है। यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनल स्कूल भी डिस्कस करती है, रेजोल्यूशन पास करती है। जैसे इसराइल के केस में उसने फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए कंडेम किया, इंटरनेशनल इशूज को डिस्कस किया, इवन हमारे कश्मीर के इशू को डिस्कस किया, जो कि हमारी सोवरेनिटी के वैसे अगेंस्ट है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ऐसे काम करती रहती है। साथ के साथ एक होती है यूरोपियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स की ग्रुपिंग होती है, यूरोप के तमाम फिशरीज मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की ग्रुपिंग्स। ये इन इशूज़ पे एक कॉमन यूरोपियन पॉलिसीज़ को लेकर चलना, बेटर कोऑर्डिनेशन को इम्पैक्ट करना, जो यूरोपियन काउंसिल है उसको इनपुट्स देना कि भाई इन इशूज़ में ये दिक्कत है, तो वो काम करती है। तो ये इसका अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद आता है यूरोपियन यूनियन का, हम बात करते हैं जुडिशल, जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है ईयू का। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली जितने डिस्प्यूट्स हैं नेशन स्टेट्स के बीच में उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। साथ में ये इंश्योर करती है जो बराबर के राइट, हर देश का कानून अलग है, बट ईयू का चार्टर एक है जो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है। तो ईयू के हर सिटीजन का जो चार्टर उन्हें वादा कर रहा है एज अ
EU का सिटीजन, वो उन्हें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो इंश्योर कराने का काम यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। जब मान लें अगर मैं एज ए सिटीजन ऑफ EU मैं फ्रांस में रह रहा हूँ और मुझे लगता है मैं हूँ बेल्जियम का और मुझे लगता है फ्रांसी गवर्नमेंट राइट्स को सप्रेस कर रही है, तो मैं क्या करूँ? मैं EU में जाके कह सकता हूँ कि मेरे राइट्स का हनन हुआ है या जो हमें गारंटी की गई है सिटीजन राइट्स वो हमें नहीं मिल रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक यूरोप के अंदर एक सुपर कोर्ट की तरह काम करता है, जिसका मेन मकसद जो यूरोपियन सिटीजन को राइट्स इंश्योर किए गए हैं वो उनको मिल रहे हैं या नहीं, वो इंश्योर करना है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, ये ऑडिटर की तरह काम करता है, ये हमारे CAG की तरह है। ये तमाम फाइनेंसेस और एक्सपेंडिचर्स जो EU के हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करता है, उन पर नज़र रखता है और ये देखता है कि जो खर्चा कमीशन कर रहा है, कमिश्नर्स कर रहे हैं, वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा, और कहीं ना कहीं जो बजट्स को लेकर रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखता है। तो ये अलग अलग विंग्स हैं EU के, और ये कितना वेल फ्रेम्ड मशीनरी है वो आप देख रहे हैं, जहाँ पे जो काउंसिल है वहाँ पे लीडरशिप डिस्कस कर रहे हैं उन इश्यूज़ को, उन इश्यूज़ पे एजेंडा सेट करते हुए, उन एजेंडाज पे सेट करते हुए, रूल फॉर्मुलेट करते हुए, डे टू डे वर्क और उनके इंप्लीमेंटेशन देख रहा है काउंसिल और कमीशन कहीं सुपर ताकतवर ना होते हैं, इसलिए एक डायरेक्टली इलेक्टेड यूरोपियन पार्लियामेंट है जो यूरोपियन लोगों के विल को दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है, जो कि लॉज फ्रेम नहीं करती। लॉ फ्रेम कर रही है गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाली कमीशन, जिसको अप्रूव किया है पार्लियामेंट में, ताकि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की अथॉरिटी उसके ऊपर बनी रहे, लेकिन उन लॉज को अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकती है, बजट्स को पास करती है। इन पे नज़र रखने के लिए कि ये गवर्नमेंट जो सिटीजन उनको राइट इंश्योर करवा रही कि नहीं करवा रही, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और एक ऑडिट के लिए यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स है। साथ में स्पेशलाइज एजेंसी जैसे यूरोपियन बॉर्डर कंट्रोल, यूरोपियन फिशरीज अथॉरिटी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन रिफ्यूजीज एजेंसी, जिनका मेन मकसद जो है जो अलग अलग इशूज़ हैं उन पे कोऑर्डिनेट करते हुए, इंप्लीमेंट करते हुए यूरोपियन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़मीन पे लागू करवाना है। EU का जो सिटीज़न है, देखिए वो दो चीज़ों को इलेक्ट कर रहा है, एक तरफ वो कमीशन जो पार्लियामेंट के मेंबर्स उन्हें इलेक्ट कर रहा है और साथ में अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहा है। तो आपके पास डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। आप फ्रांस के सिटीजन हैं, साथ के साथ आप EU के भी सिटीजन है, तो फ्रांस के सिटीजन के राइट तो आपके पास नेचुरल हैं, और EU के सिटीजन के राइट आपको हर EU मेंबर कंट्री में बराबर के मिलेंगे जो EU वादा करता है। क्रिटिसिज्म भी लेकिन इसका इतना ही, इससे बहुत फायदा हुआ, यूरोपियन इकोनॉमी के कॉम्बिनेशन होने से जो ईस्ट यूरोप की कंपनीज उनमें रैपिड डेवलपमेंट हुआ। जब ग्रीस की इकोनॉमी 2008-2010 में कोलैप्स करती है, तो कहीं ना कहीं सब प्राइम क्राइसिस के बाद अमेरिका के, तो ग्रीस की इकोनॉमी को बेल आउट करने के लिए बड़ा फायदा हुआ EU का, क्योंकि अगर एक ग्रीस गिरेगा तो पूरा यूरोप पे खतरा पड़ता। तो एक ये जो कोऑर्डिनेशन है और जो कहीं ना कहीं इनका इंटीग्रेशन है, ये एक मजबूत EU बनाने में भी बड़ा रोल निभाता है, और खासकर ये कमज़ोर कंट्री के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके साथ यूरोप को ताकत मिली, खास करके जो छोटी कंट्रीज़ हैं EU की, जिनकी शायद इतनी बड़ी पॉलिटिकल ताकत नहीं कि वो इंटरनेशनल इश्यूज़ में अपना व्यू रख सकें, बट थ्रू यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल उनको से होती है, और वहाँ पे वो ग्लोबल लेवल के इश्यूज़ पर डिस्कस कर सकती है, अपने व्यू पॉइंट्स रख सकती है। लोगों को आसानी हुई, मार्केट एक बड़ा यूरोपियन मार्केट क्रिएट हुआ, जो कहीं ना कहीं अमेरिका को चैलेंज कर पाया, चाइना को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, और यूरोप के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहा है इस बदलती हुई दुनिया में। इसका क्रिटिसिज्म भी लेकिन उतना ही है। पहला, इसके कारण लोकल इश्यूज़ की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। आप यूरोपियन पार्लियामेंट को तो पूरा फोकस दे रहे हैं, आप दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, बट क्योंकि EU के अंदर आप डोमेस्टिक इश्यूज़ पे एक लिमिट से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो स्पेनिश जो लोग हैं जो अलग होना चाहते हैं, कैटलोनिया के स्पेन के अंदर जो कैटलोनिया प्रोविंस है, जहाँ पे बार्सिलोना भी आ जाता है, आप वहाँ कुछ नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं डोमेस्टिक इश्यूज़ पे तो EU कुछ नहीं कर रहा। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हंगरी के अंदर राइट विंग गवर्नमेंट्स होती है और वो एंटी माइनॉरिटी लॉज बना रही है, उस पर EU कुछ नहीं कर रहा सिवाय कंडेम करने के। सेम फ्रांस में ऐसा हो रहा है। तो इंटरनल इश्यूज़ पे आपने फोकस नहीं किया। इंटरनल राइट्स के नाम पे अगर कोई लॉ ऐसा बनाया जा रहा है जो EU के लॉ को बाईपास करते हुए डोमेस्टिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है, उस पर कोई सेफगार्ड मैकेनिज्म आप नहीं कर पाए। यूरोप लोकल फाइनेंशियल इश्यूज़ को कहीं ना कहीं कंसर्न करता है, जैसे ग्रीस क्राइसिस। अब ग्रीस को बचाने के चक्कर में फ्रांस ने पैसा दिया, अब जिसके नतीजे में जो जर्मनी का राइट विंग वो कहता है कि यूरोप का बोझा उठाने के लिए, बिकॉज जर्मनी सबसे बड़ी ताकत है यूरोपियन यूनियन में, इकोनॉमिकल ताकत, अब वो खर्चा उठा रही है ग्रीस जैसी कंट्री का, तो जो रेडिकल राइट विंग है जर्मनी का वो कहता है भाई आपका बोझ हम क्यों उठाएं, वाई शुड वी पे फॉर द फेलियर ऑफ ग्रीक इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं ये एक उसका नुकसान है। साथ में यूरोपियन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में फेलियर रहा। यूक्रेन क्राइसिस, पोलिश क्राइसिस, जॉर्जियन क्राइसिस जो रशिया के साथ हुआ, उसमें EU ने केवल कंडेम किया, डायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया, बिकॉज जो यूरोपियन यूनियन की बड़ी कंट्रीज हैं, जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, इनकी एनर्जी नीड्स भी बहुत तक डिपेंडेंट है रशियन गैस के ऊपर। तो भाई आपकी जो डिपेंडेंसी है, ये वही वाली बात हुई लीग ऑफ नेशन की, आप अपीस कर रहे हैं बस कि भाई शांत हो जाओ, आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे, बिकॉज आपके भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रशिया के साथ जुड़े हुए थे। तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी आप यूरोपियन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में फेल होते हैं कहीं ना कहीं।
साथ में कि स्ट्रॉन्ग यूरोपियन आइडेंटिटी आप क्रिएट नहीं कर पाए। इसका एम ये था एक यूनाइटेड यूरोपियन आइडेंटिटी क्रिएट करना, जो नेशनल आइडेंटिटीज़ को साथ में लेके चले, यूरोपियन वैल्यूज़ को साथ में लेके चले, बट ऐसा नहीं हुआ। हमें देखने को मिलता है यूरोपियन यूनियन से उल्टा कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का राइज हुआ, चाहे जर्मन सोसाइटी में, बिकॉज जो इमिग्रेंट्स आए, जैसे जब ब्रिटेन में रोमेनियंस आए, वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर आए। इन ईस्ट यूरोपियन से शिकायत ये थी ब्रिटेन के नेशनलिस्ट को कि ये हमारे कल्चर को डाइल्यूट कर रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी पे बेजा बोझ बन रहे हैं, हमारे सोशल सिस्टम का, सोशल वेलफेयर सिस्टम का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो इससे उल्टा जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़े। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म है ईयू के। जो मेजर चैलेंजेस हैं ईयू के सामने आज की तारीख में, सबसे बड़ा ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट क्या है? कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अंदर में गुज़िश्ता साल में जब ब्रिटेन ईयू को छोड़कर जाता है, वो एक बड़ा चैलेंज था, बिकॉज ईयू का एक बड़ा मेजर जो फाउंडिंग जो पावर थी वो थी ब्रिटेन। ब्रिटेन एक मेजर इकोनॉमिकल ताकत है, ब्रिटेन एक मेजर पॉलिटिकल ताकत है, ब्रिटेन ने एक बड़ा अहम रोल निभाया ईयू के फॉर्मेशन पर। और जब वही ईयू छोड़कर चला जाता है तो कहीं ना कहीं ईयू के पूरे एग्जिस्टेंस पर एक सवाल उठता है। और ब्रिटेन का जो ब्रेक्जिट है वो एक सिंबल है कि क्यों ईयू के सामने जो मेजर चैलेंजेस रहे या उसके फेलियर से रहे, वो कहीं ना कहीं उसके एक मेजर सिंबल के तौर पर आप देख सकते हैं। ईयू छोड़ने के पीछे ब्रिटेन का मेजर कारण ये था कि पहला, राइज ऑफ नेशनलिज्म। हम इसे कंबाइन करते हैं और हर ईयू की कंट्री के सामने एक मेजर चैलेंज है ईयू के सामने कंबाइन। ब्रिटिश लोगों को ये लगा, जो राइट विंग ब्रिटिश है या ब्रिटिश नेशनलिस्ट हैं, कि इस इंटीग्रेशन के नाम पर हम पे थोपा गया यूरोप की कमज़ोर इकोनॉमीज़ को, उनको बचाने के चक्कर में हमें खर्चा करना पड़ा। वहाँ के लोगों को जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड ट्रेड और सर्विसेज मिली, वो हमारे यहाँ के हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करने लगे, वो हमारे यहाँ के सेटल डाउन होने लगे, हमारे सोशल वेलफेयर सिस्टम का फ़ायदा उठाने लगे। हमारी इकोनॉमी जब क्राइसिस में आई तो हमारे लोगों को फ़ायदा नहीं मिला, हमारे लोग सफ़र करते रहे, लेकिन इमिग्रेंट्स ने फ़ायदा उठाया। तो एंटी इमिग्रेंट फीलिंग, राइज ऑफ सब राइट ऑफ रीजनलिज्म, राइट ऑफ नेशनलिज्म, इससे कहीं ना कहीं हुआ। साथ के साथ हमारी इकोनॉमी को उतना फायदा नहीं मिला। ये इल्ज़ाम अक्सर जो बड़ी इकोनॉमी है वो लगाती नहीं कि भाई हमें जितनी उम्मीद थी ब्रिटेन को कि ईयू को ज्वाइन करने से हमारी इकोनॉमी का राइज होगा, खासकर कंजर्वेटिव की शिकायत रही कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है भाई, उल्टा उस पर तो बोझ पड़ा इमिग्रेंट्स का और हमें फ़ायदा नहीं मिला। हम जितना सोचते थे कि मैं इन्वेस्ट करके हमें रिटर्न मिलेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारी इंडस्ट्री सफ़र करी कंपटीशन के कारण दूसरी कंट्रीज, फ्रांस और जर्मनी की कंपनीज से, ठीक है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे बोझ पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम साथ में आती है। लेकिन यहाँ भी समझे, यूके में जो ब्रेक्जिट हुआ उसमें जो इंग्लैंड का पोर्शन है, वेल्स का पोर्शन है, वहाँ तो सपोर्ट किया गया ब्रेक्जिट को, बट स्कॉटलैंड ने नहीं किया। स्कॉटलैंड के अंदर प्रो यू वोट पड़े। कारण क्योंकि जो स्कॉटलैंड का रीजन है इसका बहुत बेहतर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रांस और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में रहा टूरिज्म कई मामलों में। तो इसके कारण कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे स्कॉटलैंड में भी सिसेशन की मूवमेंट दोबारा से, ऑल्दो स्कॉटिश रेफरेंडम जो कैमरून के अंडर हुआ था, डेविड कैमरून में, उसमें हार चुके हैं स्कॉटिश नेशनलिस्ट, बट फिर से डिमांड उठने लगी बिकॉज वो प्रो ईयू हैं। तो ये चीज़ों का राइज होना, साथ में ब्रिटेन का ये मानना, वो ब्रिटिश नेशनल आइडेंटिटी की जो थी कि भाई ईयू एक फेलियर है, ईयू वर्ल्ड के अंदर जो हम चाइना से कॉम्पीट करने की बात है वो नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो अलग होना। तो ये कंबाइंड फैक्टर्स को कंबाइन करने के कारण ब्रेक्जिट होता है। राइज ऑफ नेशनलिज्म ईयू में आप देखेंगे हंगरी, जर्मनी जैसे कंट्रीज में जो न्यू नेशनलिस्ट का राइज है। 16% पॉपुलर वोट यूरोप के अंदर जो है वो राइट विंग पार्टीज को गए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, जो नेशनलिज्म की बात करती है, जो एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ की बात करती हैं। एंटी इमिग्रेंट व्यूज़ का बढ़ना, देखिए यू जो है उसका ह्यूमन राइट्स को लेके बड़ा सीरियसनेस है, और उसकी जो माइग्रेशन पॉलिसी, रिफ्यूजी पॉलिसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी रिफ्यूजी अगर आके यू में क्लेम करता है तो अंटिल उसकी उसकी जो फाइल है उस पर जब तक कि एक तरह से नज़र नहीं मारी जाती, इवेल्यूट नहीं किया जा सकता, उसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो खासकर जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं यू की, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो हंगरी हो, वहाँ पे एक राइट विंग का राइज होता है, जो कह रहे हैं कि जो खासकर सीरियन क्राइसिस के बाद, अफ्रीकन क्राइसिस के बाद, अफ्रीका में जो लीबियन क्राइसिस रहा, जो रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स हुआ, इसने कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी से बेजा असर डाला, हमारे कल्चर पर असर डाला। ये जो इमिग्रेंट्स हैं इन्होंने हमारे कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टा हमारे कल्चर को डाइल्यूट किया, उसको करप्ट किया। तो जिसके नतीजे में एंटी इमिग्रेंट फीलिंग्स का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक राइज होता है एंटी मल्टीकल्चरिज्म। फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो हमारे कल्चर को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो एक नेशनलिज्म का राइज, जो राइट विंग नेशनलिज्म है, जो कल्चर नेशनलिज्म है, इसका राइज हमें देखने को मिल रहा है। जो मल्टीकल्चरिज्म के खिलाफ जो फीलिंग्स हैं वो फ्रांस में हो, चाहे जर्मनी में राइज ऑफ नेशनलिज्म हो, हमें देखने को मिल रहा है। यूरोस्केप्टिज्म बेसिकली वो टेंडेंसी है जो ईयू को एज अ बर्डन के तौर पे देखते हैं। ये वो जो लोग हैं जो यूरोस्केप्टिक हैं, ये वो लोग हैं जो देखते हैं ईयू एक बर्डन है, खास करके डेवलप कंट्रीज़ में, जो ये मानते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए थ्रेट है। ईयू का बोझा ढोने के लिए हमें साथ में अपने साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ को भी ढोना है। अगर ईयू को आगे बढ़ाना है, हमें दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। अगर ईयू फेल होगा तो हमारी इकोनॉमी फेल होगी। तो जर्मनी जैसी कंट्री में, फ्रांस जैसी कंट्री में कि व्यू बना कि भाई ईयू जो है ये उतना सक्सेसफुल नहीं है, चाइना को कॉम्पीट नहीं कर पा रहा,
हमारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं कर पा रहा, और उल्टा जो अनडेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है विद इन यू, जो सो कॉल्ड हमसे तो ज़्यादा डेवलप है इंडिया से, लेकिन जो इतनी डेवलप नहीं है, जहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कम है, हम उनका बोझा भी हम उठा रहे हैं, उनके इकोनॉमिक फेलियर्स के लिए भी हम पे कर रहे हैं। तो हम अपनी इकोनॉमी पहले बचाएं कि यू की पहले बचाएं? तो ये अननेसरी का एक बोझे के तौर पर उठा। साथ में जो मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं यू की, इनका कॉन्स्टेंट डिक्लाइन ग्लोबल इकोनॉमिक शेयर में, ग्लोबल ताकत में, ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो इस यू को थोड़ा कमज़ोर किया। इटली, स्पेन, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में लगातार आप देखेंगे एंटी यू फीलिंग्स बढ़ रही हैं, बिकॉज इनकी इकोनॉमी है वो सस्टेन नहीं कर पानी, जो उम्मीद थी यू से इकोनॉमिक फ़ायदे की वो नहीं हुई। और साथ के साथ में जो आपके इमिग्रेंट्स के कारण या जो ओपन बॉर्डर्स के कारण इनकी इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्स पर जो प्रेशर पड़ रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं इकोनॉमी एक चैलेंज के तौर पे यू के ऊपर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ में चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज़ का जो राइज़ है, ये यू की जो एक इकोनॉमिक पावर उसके लिए मेजर चैलेंज के तौर पर है। यूके का लीव करने का जो सबसे बड़ा कारण ही वो यही था कि जो यू है ये इस पर प्रेशर डाल रहा है इकोनॉमिक पे यूके की, और कहीं ना कहीं यू की जो इमिग्रेंट्स हैं या जो ग्रीस जैसी कंट्रीज के जो क्राइसिस हैं, इनका बोझा हमें उठाना पड़ रहा है, और हम अपने लोगों की नौकरियां बचाएं कि इमिग्रेंट्स को नौकरी दें। तो वही ब्रिटेन फर्स्ट वाली बात आप कह लें, इस तरह की चीज़ों के कारण ये मेजर चैलेंजेस यू के सामने है। बट क्या हम यू को नकार दें? कतई नहीं। यू केवल एक कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो कि इकोनॉमी की बात करें, यू एक इंटरनेशनल फोरम पे भी काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। आप देखें यू की कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो सोशल वेलफेयर विंग्स हैं, वो अफ्रीका में काम कर रही हैं, वो एशिया में काम कर रही हैं, वो डायरेक्टली डील कर रही हैं। यू का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में रहता है अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसडर्स के सिवाय, यू का रिप्रेजेंटेटिव यूएन में है, नेटो के अंदर इसके ज़्यादातर मेंबर्स हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के चक्कर में सिक्योरिटी काउंसिल में इसका रिप्रेजेंटेशन है इनडायरेक्ट। तो कहीं ना कहीं यू एक मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन की बात करता है, यूरोप के इंटरेस्ट को रखने की बातें कर रहा है। ये अपने जो हाई डेवलपमेंट इंडेक्स और जो इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की मजबूती के कारण ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे किस तरह से ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, इसमें हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता एड के थ्रू। तो ये पूरी पॉलिटिक्स यू खेल रहा है। यू का फ्यूचर हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटेन के जाने से यू कोलैप्स कर जाएगा, उल्टा यू और स्ट्रेंथन भी हो सकता है, बिकॉज अब वो एक जो बड़ी ताकत है फ्रांस और जर्मनी और इटली जैसी कंट्री, स्पेन जैसी कंट्री यू को सर्वाइव कराना चाहती है, लेकिन वहीं इसके सामने चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इमिग्रेशन, आपका इकोनॉमी का क्राइसिस, आपके यहाँ डोमेस्टिक नेशनलिज्म का राइज होना, एंटी मल्टीकल्चरिज्म का राइज होना। इस तरह की पॉलिसीज़ एक सीरियस चैलेंज भी कहीं ना कहीं यू के सामने पेश करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये यू का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।